यह कहानी तब शुरू हुआ जब एक बदसूरत नौकर और एक अमीर परिवार की युवा बेटी गुप्त रूप से प्यार में पड़ जाती। हालांकि वे सिर्फ बच्चे थे, उन्होंने हर एक पल को आनंद से गुजारा जो वे साथ बिता सकते थे। लेकिन उनकी खुशी लंबे समय तक नहीं चली। लड़की के परिवार को जल्द ही उनके प्रेम के बारे में पता चला गया और उन्होंने उस नौकर को महल से बाहर निकाल दिया जहां वह काम करता था। उन्होंने उस गरीब लड़के को ठंड के मौसम में एक ठंडे जंगल में छोड़ दिया। उसके पास जीवित रहने के लिए भोजन का एक निवाला खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे और खुद का बचाव करने के लिए उसके पास कोई हथियार नहीं था। लड़का पूरी तरह से असहाय था। वह दिन आखिरी बार था जब लड़की उसे अंतिम क्षणों में देख पाई थी। इससे ठीक पहले कि उन्हें अलग कर दिया गया, उससे ठीक पहले लड़के ने उससे एक वादा किया और उसने कसम खाई कि एक दिन वह वापस आएगा और उस दिन वह इतना मजबूत और धनवान होकर आएगा कि वह उसके योग्य हो सकें। और उस समय वह आएगा तो वह शादी के लिए उसका हाथ मांगेगा। यह एकमात्र चीज थी जो उसने अलग होने से पहले कही थी। बाद में उस लड़के को लोगों ने उसे अराजकता की राक्षस तलवार कहना शुरू कर दिया। उसका नाम सुनना ही लोगों को डर से कांपने के लिए काफी था। यह इससे भी बदतर था। उसे व्यक्तिगत रूप से देखना कुछ ऐसा था जिसे कोई भी अनुभव नहीं करना चाहता था। दूसरी ओर लड़की पूरी तरह से अलग हो गई। वह न्याय और आशा का प्रतीक बन गई, जिसे सच्चाई का सितारा और चंद्र की तलवार के रूप में जाना जाता है। वह सिर्फ राज्य में सबसे कुशल योद्धाओं में से एक नहीं थी, बल्कि उसके वह भी बड्ढे है। मेरा मतलब यह है कि उसकी सुंदरता दूसरों की तुलना में एक अलग स्तर पर थी। उसका रूप इतना सुंदर और आकर्षक था कि जिसने भी उसका चेहरा और शरीर देखा वह पहली नजर में प्यार में पड़ गया। लेकिन अजीब बात यह है कि 15 साल बाद भी वह बचपन के उस लड़के के प्रति वफादार रही है, बिना यह जाने कि वह जीवित है या नहीं। वह उसका वादा नहीं भूली थी और इसीलिए उसने किसी भी पुरुष को अपने करीब आने से मना कर दिया था। यह से कहानी की शुरुआत होती है। लेकिन चीजें वास्तव में तब दिलचस्प हो जाती हैं जब दृश्य वर्तमान समय में बदल जाता है। यह एक हलचल भरे सराय में जाती। वह जगह लोगों से भरी हुई थी जो खुशी खुशी अपनी उपलब्धियों और रोमांच के बारे में बातें कर रहे थे। एक कोने में एक युवक चुपचाप बैठा था और भीड़ की तरफ देख रहा था और सोच रहा था कि क्या यह छोटी सी सराय वास्तव में व्यापारियों और यात्रियों के लिए प्रसिद्ध केंद्र है। उसने एक युवक जू यून के बारे में सुना था। वह एक योद्धा था जिसके पास एक भाला था जिसे वह सावधानी से लपेट कर रखता था। वह इस स्थान पर सुरक्षित रूप से पहुंचने से बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा था और यहां तक कि वह खुश भी था क्योंकि स्थानीय लोगों ने उसके साथ बहुत दयालुता से व्यवहार किया था और कोई भी उसे रोक नहीं सकता था। वास्तव में कोई भी उसे रोकना नहीं चाहता था। हालांकि उस समूह में एक गंजे आदमी ने उसे एक गंभीर चेतावनी दी। उसने उसे जू यून से कहा कि स्वाभाविक रूप से क्षेत्र में घूमते समय वास्तव में सावधान रहना चाहिए। जे यून यह सुनकर उत्सुक था और उसने पूछा कि उसके कहने क्या मतलब है। उसके चेहरे पर एक डरावनी नजर के साथ उसको समझाया। उसका यह मतलब है कि गांव के पास एक खतरनाक राक्षस छिपा हुआ है। यह एक क्रूर खूनी व्यक्ति जो मार्शल कलाकारों का शिकार करता था और दूसरों को डराने के लिए उनके कटे हुए सिरों को अपने साथ रखता था। जेयून ऐसा लग रहा था कि वह एक डरावनी कहानी से प्रभावित करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सच्चाई यह थी कि वह वस्तु इससे बिल्कुल भी अपरिचित नहीं था। वह शांति से अपनी चाय की चुस्की लेते हुए उसने ऐसा अभिनय किया जैसे कि यही कारण है कि वह उनकी बातचीत के बीच में वहां मौजूद था। कुछ यूं कहें कि कोई सराय में अचानक चला आया था जिसने सभी का ध्यान खींचा और निश्चित रूप से यह वही आदमी था जिसके बारे में बात कर रहे थे। वह कहता कि यह कौन है। बाकी लोग डरे हुए थे और केवल आपस में फुसफुसाते हुए सोचने लगे कि क्या यह वास्तव में वह ही राक्षस था। वह उस अफवाह से चिढ़कर कहा कि आदमी ने अटेंडेंट पर चिल्लाकर तुरंत सरायपाल को बुलाने के लिए कहा, लेकिन अटेंडेंट ने घबराकर समझाया कि सरायपाल एक काम से बाहर गया हुआ है और इस बीच आदमी को जो भी जरूरत हो वह उसे पूरा करने की पेशकश करता है। विनम्र होने की कोशिश करते हुए अटेंडेंट ने उस चीज को लिया जिसे उसने समझा था कि वह आदमी का सामान है
और सरायपाल के वापस आने तक उसे एक शांत कमरे में ले जाने का इरादा था। जैसे ही अटेंडेंट ने बैग को देखा, वह स्तब्ध रह गया, यह महसूस करते हुए यह उम्मीद कि वह बिल्कुल भी वह चीज नहीं है जिसकी उसने उम्मीद की थी। फिर भी उसने इसे ले जाने अनुमति दी, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, आदमी ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे वहीं रोक दिया। कमरे में सन्नाटा छा गया। हर कोई डर से देख रहा था, सोच रहा था कि शायद बेचारे परिचालक का अंत हो गया है। एक और डरावनी निगाह से राक्षसी आदमी ने ऊंची आवाज में घोषणा की, उस बैग में उसका शिकार है और उसे छूने का अधिकार उसके अलावा किसी को भी नहीं है। परिचारक बेकाबू होकर कांपने लगा और उसे वह केवल इतना ही कह सका और उसने उसका अनादर करने के लिए हकलाते हुए उससे माफी मांगी। इस परेशान करने वाले दृश्य को देखकर डर में फुसफुसाहट पैदा कर दी और लोग फुसफुसाहट करने लगे थे कि वह आदमी उतना ही क्रूर है जितना कि अफवाहों में दावा किया गया था। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता कि बैग अचानक हिलने लगा और इस शोर ने तुरंत आदमियों का ध्यान अपनी ओर खींचा लिया। उसने अपने थैले ओर देखा और उसने उसे कष्ट सहने देने के लिए उससे माफी मांगी और वह अपना काम पूरा करेगा जो उसने शुरू किया था। जैसे ही उसका हाथ थैले की ओर बढ़ा, किसी ने उसे रोक दिया और कार्रवाई की। वह कोई और नहीं बल्कि जे यून था। उसने राक्षसी आदमी को रोकने की हिम्मत नहीं की। वह खड़ा रहा और निडरता से उसे युद्ध के लिए चुनौती दी। कमरे में पूर्ण अविश्वास से सन्नाटा छा गया। किसी ने भी नहीं सोचा होगा ये, यहां तक कि पहले वाले गंजे आदमी ने भी इसकी उम्मीद नहीं की थी। हर कोई सवाल कर रहा था कि क्या जे यून ने अपना दिमाग खो दिया है या वह अचानक पागल हो गया है। उसके चेहरे पर नए घाव के साथ राक्षसी आदमी जे यून की ओर मुड़ा। उसके होंठ एक मजाकिया मुस्कान में मुड़ गए। उसके स्वर में तिरस्कार टपक रहा था, जैसे कि वह उसके खिलाफ हो। जे यून अभी भी आत्मविश्वास से भरा हुआ था। साहसपूर्वक घोषणा के लिए वह तैयार है। मार्शल दुनिया के सबसे बड़े दुश्मन का सामना करने के लिए। वह इतनी जोर से हंसा कि हंसी माइल्स तक गूंज उठी और फिर एक मुस्कुराहट के साथ उसने कुछ ऐसा कहा जिससे उसने जे यून का ध्यान अपनी ओर खींचा लिया। बाद में उस आदमी ने पूछा कि जे यून क्यों मानता है कि वह मार्शल दुनिया का तथाकथित सबसे बड़ा दुश्मन था, लेकिन जे यून के जवाब देने से पहले ही आदमी ने इसे टाल दिया, जैसे कि वह पहले से ही जवाब जानता हो। एक गहरी सांस छोड़ते हुए आदमी ने समझाना शुरू किया कि केवल जे यून ही नहीं बल्कि बाकी सभी ने उसके बारे में सब कुछ गलत समझा था। हालांकि उसके वाक्य पूरे होने से पहले ही जे यून ने उसे बीच में रोक दिया और उसका मजाक उड़ाया हुए यह स्पष्ट किया था कि जे यून का मानना था कि वह आदमी लड़ाई से बचने के लिए बस बहाने बनाने की कोशिश कर रहा है। एक जोर की आवाज के साथ जे यून ने एक बार फिर से अपने भाले को जमीन पर पटक दिया और घोषणा की, वह उसे खोजने और उससे लड़ने के लिए केवल ही वह इतनी दूर आया था। उसने यह स्पष्ट कर दिया कि कोई बहाना स्वीकार नहीं किया जाएगा। उसने मुझे यह कहा कि बताओ कि तुम भागने की योजना तो नहीं बना रहे हो ना। इससे पहले कि जू यून अपने प्रतिद्वंद्वी से जवाब पा सके, उसके चारों ओर की भीड़ ने उस पर चिल्लाना शुरू कर दिया और पूछा कि क्या वह पूरी तरह से पागल हो गया है। उन सभी ने यह स्पष्ट कर दिया कि जो उसके सामने खड़ा वह राक्षस उस तरह का आदमी नहीं था जो कभी लड़ाई से पीछे हटेगा। उसके जैसा कोई भी व्यक्ति सिर्फ जे यून का सामना करने से बचने के लिए भाग नहीं सकता था। हर किसी की नजरों में यह बुरा और निर्दयी आदमी है जिसने इस बात की परवाह नहीं की है उसका प्रतिद्वंद्वी दुष्ट है। वह अच्छा काम हो या बुरा काम हो, वह जीतने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। उसके पास जेयान जैसे बच्चे से लड़ने से बचने का कोई कारण नहीं है। भीड़ ने बेवकूफ दिखने वाले उस लड़के को चेतावनी दी और उसको उसकी बातों को व्यक्त करने से रोकने की कोशिश की और व्यावहारिक रूप से उससे पुनर्विचार करने की भीख मांग रहे थे, क्योंकि वे आश्वस्त थे कि जुआन सीधे मौत के मुंह में जा रहा है, यह जानते हुए भी कि इस आदमी से लड़ना आत्महत्या के समान था। लेकिन जान वह पीछे हटने को तैयार नहीं था। उसने शपथ ली थी कि कोई भी चुनौती हो या कोई डर उसके संकल्प को हिला नहीं सकता था। वह इस दुनिया में सबसे महान बनना चाहता है और वह ऐसा करने के लिए उसे अच्छी तरह से वह जानता है कि उसे उस क्रूर राक्षसी को हारना होगा
वह आदमी हमारा नायक को देख रहा था। वह नौकर जो अभी तक जीवित है। वह अजीब बातता है कि वह लड़ाई के लिए बिल्कुल भी तैयारी नहीं है, लेकिन वास्तव में वह कुछ समय खरीदना चाहता था ताकि वह इस द्वंद्व युद्ध से भागने का तरीका खोजने की कोशिश कर रहा था। हमारे लड़के का नाम युल है और वह केवल अपना शिकार बेचने के लिए यहां आया था। वह यह कुछ भी करने के लिए नहीं, बल्कि वह शिकार जो वह यहां लड़ीडीएचने के लिए नहीं आया था, बल्कि उसके पास तो सिर्फ एक छोटा सूअर था जिसको वह बड़ी मुश्किल से शिकार करने में कामयाब रहा था। वह किसी मार्शल कलाकार का सिर या कुछ भी प्रभावशाली चीज नहीं लाया था, जैसा कि अफवाहों ने उसके बताया था। वह सोच रहा था कि इस गलत फहमी को कैसे स्पष्ट किया जाए। वह इसका मौका ढूंढ रहा है, लेकिन उसको वह मौका नहीं मिला। न केवल एक असाधारण खलनायक रूप में, बल्कि मार्शल दुनिया के सबसे बड़े दुश्मन करार कर दिया गया था। यूएल यह जानता था कि वह अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग भी नहीं कर सकता है। एक योद्धा के लिए यह सबसे बुरी बात जो उस युग में हो सकती है, उस जिद्दी आदमी के साथ द्वंद्व युद्ध में मरने से बचें। ले वह सोचता कि वह किस तरह से जे यूं उस पर पागलों की तरह टूट पड़ा था, क्योंकि यूल ने दयालुता से अटेंडेंट को उसके गंदे बैग को छूने से रोक दिया था, जिससे उसे एहसास हुआ कि उसकी स्थिति कितनी गंभीर थी। यूएल वास्तव में इतनी आसानी से मरना नहीं चाहता था, विशेष रूप से उससे कुछ अच्छे दिखने वाले लड़के के साथ द्वंद्व युद्ध में वह नहीं मरना चाहता था। लड़के के पास भी सपने थे और उसे कुछ वादे भी निभाने थे जो उसे पूरा होने से पहले मरने नहीं दे सकते थे। उसके भाग्य की बात करें तो वह एक अजीब समय था। उसको समझना मुश्किल है, क्योंकि उसी समय लड़की यूं सोच रही थी और वह गलती से उसी गांव में प्रवेश कर गई थी जिसमें वह शोरगुल और उपद्रव हो रहा था। जे यान अराजकता की राक्षस तलवार को बाहर आने के लिए चिल्लाकर कहां कर रहा था। जल्दी ही उसका ध्यान आकर्षित हुआ, क्योंकि उसने भी उस तथाकथित अराजकता की राक्षस तलवार के बारे में सुना था। वह सभी अफवाहें सुन अराजकता की दानव तलवार के बारे में जानती थी। वह उसके आकर्षक लाल आंखें, जो उसके गुलाबी और चांदी के बालों से पूरी तरह मेल खाती थीं, और निश्चित रूप से उसकी छाती के विशाल आकार ने जे यून के दिल को धड़कने से रोक दिया था, जिससे वह शर्मसार हो गया, ठीक वैसे ही जैसे उनके आसपास के सभी लोग हो गए थे। इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, उसके पीछे से दूसरे आदमी की आवाज उस पर टूट गई। उस आदमी ने उसे पहचान लिया और चिल्लाया कि वह लूनर तलवार है, पूर्व महानतम मार्शल कलाकार इसैहा की प्रत्यक्ष शिष्य। जे यून मदद नहीं कर सका, लेकिन वह सोचने लगा कि वह भी उसके जैसे मार्शल दुनिया के सबसे बड़े दुश्मन को खत्म करने के लिए आई है। अराजकता की दानव तलवार ने उसके साथ खुद के लिए भी एक नाम बनाने का यह मौका नहीं छोड़ देना चाहता था। वह दृढ़ निश्चय किया। उसने साहसपूर्वक घोषणा की वह उसके साथ मिलकर काम करना चाहता था, यह कहते हुए कि यह एक सम्मान की बात होगी यदि वह योल को मारने में उसकी मदद करने के लिए सहमत हो जाए। अराजकता की प्रसिद्ध दानव तलवार सेवा को आखिरकार एहसास हुआ कि बहादुरी और राक्षस तलवार को चुनौती देने के इरादे, जिससे उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसे उसके साथ एक बच्चा बनाने के लिए चुना गया है। क्योंकि सिल्वा धीरे धीरे शुरू हुई, आगे चलते हुए जू यूं को लगा कि वह सपना देख रहा है। अब वह कुछ बड़ा सोचना शुरू कर दिया। उसने फिर से सुझाव दिया कि वे साथ मिलकर यूएल से लड़ें और उसके बाद वे एक मजबूत साझेदारी बना सकते हैं और एक साथ दुनिया की यात्रा कर सकते हैं। इस बीच सराय के अंदर सब कुछ यूएल के लिए थोड़ा अव्यवस्थित सा लग रहा था। वह अभी भी पूरी तरह से द्वंद्व से बचने का तरीका खोजने की कोशिश कर रहा था। पूरी तरह से वह बाहर जाने का रास्ता खोज रहा था। वह यह सोचना बंद नहीं कर सका कि सबसे अच्छा समाधान अधिकारियों को स्थिति की रिपोर्ट करना था, क्योंकि द्वंद्व कानून द्वारा सख्ती से बंद कर दिया था। जैसे ही उसने एक सामान्य नागरिक के रूप में अपनी जिम्मेदारी के रूप में रिपोर्ट करने का संकल्प लिया, लकड़ी की दीवार अचानक टूट गई, तलवार से कई बार कट गई। इससे पहले कि कोई नाटकीय ढंग से प्रवेश करता, बेचारा लड़का कांपते हुए एक कोने में कूद गया, क्योंकि उसने कवर लेने की कोशिश की थी और निश्चित रूप से यह जूं था। उसे देखकर योल पूरी तरह से डर गया और चिल्ला उठा। उसे यकीन हो रहा था कि उसका जीवन खत्म होने वाला है। इससे पहले कि उसे शादी करने का मौका मिले,
वह पीछे की ओर रिंगन शुरू कर दिया था। यूएल ने हैरान होकर बहाने बनाना शुरू कर दिया, बड़बड़ाहट करने लगा और उसे अचानक बंद कर दिया। बाद में जो कमरे में प्रवेश करती है और कहती है कि आखिरकार मैंने तुम्हें पा लिया है। यूई पूरी तरह से अवाक रह गया था, या तो अपने जीवन के प्यार को देखने से या यह महसूस करने से कि वह वही लड़की ही थी जिसने उस नाटकीय रूप से प्रवेश किया था। यहां तक कि उसे पहचाने बिना भी 1 सेकंड में सब कुछ स्पष्ट हो गया कि यह जुयून नहीं था, बल्कि वह लड़की थी जो दीवार और अंदर के दरवाजे को तोड़ने के लिए गरीब लड़के के बेहोश शरीर का उपयोग कर रही थी, केवल यह साबित करने के लिए कि क्या होता है जब कोई लूनर तलवार के अनमोल और लंबे समय से खोए हुए प्रेमी का अनादर करता है, क्योंकि उसने जून के पस्त और बेहोश शरीर को जमीन पर फेंक दिया। सेवा ने अपना ध्यान योल की ओर मोड़ा और उसकी ओर चलना शुरू कर दिया। उसने गर्व से घोषणा की कि वही महाद्वीप की सबसे मजबूत मार्शल कलाकारों में से एक बन गई है और अब उन दोनों के लिए सबसे अच्छा जीवन जीना शुरू करने के लिए पर्याप्त से अधिक पैसा है। और निश्चित रूप से उसने जिस धन का उल्लेख किया वह उसका ही था जो कि उसने खुद कमाया था, न कि अपने परिवार से विरासत में मिला था। वह उस लड़के को देखने के लिए करीब आई जिससे वह प्यार करती थी, जिसे हर कोई अराजकता की शैतान की तलवार कहता था। वह न तो घृणित शीर्षक और न ही उसकी वर्तमान दयनीय स्थिति उसके लिए उसकी भावनाओं को बिना किसी हिचकिचाहट के साथ बदल सकती थी। सेवा उसकी आंखों में देखा और उससे साहसपूर्वक विवाह करने के लिए कहा, यह कहते हुए कि अब कोई भी चीज या कोई भी व्यक्ति नहीं है जो उसको शादी को रोक सकता है। इसके विपरीत जो बाहर के लोगों ने कल्पना की थी कि 2 सुपरनोवा के विस्फोटक टकराव की तरह होगा, सबसे महान नायक चंद्र तलवार और सबसे खूंखार खलनायक शैतान तलवार। लड़के के आराम कक्ष के अंदर सब कुछ आश्चर्यजनक रूप से शांत था। लड़का थोड़ा अनजान होने के कारण वास्तव में ऐसा ही को नहीं पहचान पाया। वह यहां तक कि वादा याद दिलाने के बाद भी वह उसे चुपचाप देखता रहा। फिर अचानक उसके पीछे एक दरवाजे की ओर इशारा किया और कहा कि तुम अराजकता की राक्षसी तलवार की तलाश कर रहे हो। वह अभी कमरे से बाहर चला गया, लेकिन तुमने खुद महसूस किया कि उसके चेहरे पर हर जगह वांटेड पोस्टर लगे हुए थे, कि उसकी यह बेकार की चाल काम नहीं करने वाली थी, क्योंकि उसे उससे कोई जवाब नहीं मिला था। उसने सोचा कि यह मौका लेना और भाग जाना सबसे अच्छा होगा, लेकिन उसने उसका हाथ धीरे से उसके गाल पर रख दिया। इस इशारे ने उसे वह तरीका याद दिला दिया जिस तरह से वह अपना स्नेह प्रकट करता था। भावना का हाथ भले ही वह मार्गदर्शन करने वाली थी, उसे देखकर वह शर्मा गई जैसे वह पहले करती थी। तभी उसने धीरे से उससे अपना नाम फिर से पुकारने के लिए कहा। अंततः अनजान और भुलक्कड़ आदमी को एहसास होने लगा कि वह किससे कह रही है। क्या आप महिला सील हैं? अचानक उनके गुप्त प्रेम की सुखद यादें याद आती हैं। वह उसके पास आ गईं, जैसे कोई सालों पहले वह अमीर हाथों में बेचा गया था। अकाल के दौरान एक गुलाम के रूप में परिवार की उसने कभी भी उम्मीद नहीं की थी। वह एक अकेली थी जो उसके साथ दयालुता से व्यवहार किया था। वह अकेले परिवार की सबसे छोटी बेटी से इस तरह प्यार किया जाएगा। उसे अचानक एहसास हुआ कि वह उन दिनों को वह कितना याद करता है। वह आखिरी चीज थी जो उसे वास्तविकता में वापस आने से पहले याद थी। बाद में खुद को उसी लड़की के पास बैठा हुआ पाया जिसे वह गुप्त रूप से प्यार करता था। लेकिन अब एक निजी कमरे में जब उसने उसे चुपचाप उसको देखा तो उसने महसूस किया कि वह सिर्फ एक अच्छी तरह से विकसित महिला नहीं बन गई थी, बल्कि वह पहले से कहीं ज्यादा सुंदर हो गई थी, किसी से भी ज्यादा जिसे उसने कभी जाना और देखा था। लेकिन यह जानते हुए भी कि वह अब कौन थी, उसे इतने करीब बैठने में असहज सा महसूस हो रहा था। चुप्पी तब टूटी जब उसने अचानक से पूछा कि वह चाय क्यों नहीं पी रहा है। चौंका लड़का अजीब तरह से उसे धन्यवाद दिया और कहा कि वह इसे तुरंत पी लेगा। अधिक विनम्र होने की कोशिश कर रहा है। उसने अपने वाक्य के अंत में मेरी महिला को जोड़ा। तुरंत से के चेहरे पर भाव गहरा हो गया। उसने उसे फिर से एक अजनबी लड़के ने इसे आजमाने का फैसला किया और एक कदम आगे बढ़ा। वह शर्मा गया और उसकी आंखों में देखने में शर्मिंदा हुआ। उसने धीरे से सील का नाम लिया और उससे कहा कि वह उसे फिर से देखकर खुश है। यह सरल वाक्य उसके चेहरे को रोशन करने के लिए पर्याप्त था।
उसे उस हंसमुख लड़की में बदल दिया जिसे वह याद करता था। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि वह उसे फिर से देखकर और भी खुश थी। उसका सुंदर चेहरा और जिस तरह से उसने प्रतिक्रिया की, उसने लड़के के लिए अपने भटकते विचारों को नियंत्रित करना शुरू कर दिया। वह खुद को विचलित करना और अपनी जंगली कल्पना को शांत करना लगभग असंभव बना गया था। यूं ने जल्दी से सील की तलवार की ओर इशारा किया और पूछा कि क्या वह वास्तव में एक मार्शल कलाकार बन गई है। हालांकि उसने पहले कई बार कहा था। उसने गर्व से दोहराया कि उसने अविश्वसनीय रूप से कड़ी मेहनत की है और वह सबसे महान मार्शल कलाकारों में से एक बन गई है। और उसने कहा कि वह सारी मेहनत उसके लिए थी जिसे वह प्यार करती थी। यूं ने स्पष्ट रूप से ऐसा अभिनय नहीं किया जैसे कि उसने अपना वादा याद रखा था, लेकिन पिछली बार जब वे मिले थे तब की उसकी छवि यह चिल्ला रही थी कि वह किसी दिन उससे शादी करने के योग्य, मजबूत और धनवान बन गया। दूसरी ओर सील ने मान लिया कि वह भी उसकी तरह उस वादे को कभी नहीं भूला था, और उसकी अति प्रतिक्रिया यह देखने के कारण थी कि उसे भी यह याद था। फिर लड़की ने बताया कि कैसे वह अराजकता की राक्षस तलवार के बारे में अफवाहों को सुनने के बाद उसे खोजने में कामयाब रही। उसके प्रसिद्ध शीर्षक को सुनकर लड़के को झटका लगा, यह जानकर कि शायद उसके पास इस बारे में सवाल करने और उसे चिढ़ाने की योजना थी। लेकिन सील ने इसे सीधे नहीं उठाया। इसके बजाय वह अराजकता की राक्षस तलवार से जुड़ी अफवाहों के बारे में बात करने लगी, जैसे कि मिल महिलाओं को परेशान करना और भोजन के लिए भुगतान न करना। जिस तरह से वे कहानियां पूरी तरह से यूं के व्यवहार से मेल खाती थीं। जब वह गुलाम था तो उसे एहसास हुआ कि जिस भयभीत व्यक्ति के बारे में हर कोई बात करता था, वह वही लड़का था जिसे वह एक बार प्यार करती थी। सील ने यूं के गंदे हाथ को पकड़ लिया और दृढ़ता से घोषित किया कि उसे इस बात की परवाह नहीं है कि दुनिया उसके बारे में क्या सोचती है। उसके लिए यह मायने नहीं रखता। शादीशुदा था, लेकिन वह इसे पूरी तरह से टालने के लिए बहाने भी बना रहा था। उसने जल्दी ही एक बहाना ढूंढ लिया जो उसे बता रहा था कि उनकी शादी के रास्ते में कुछ बड़ा है। एक बहुत बड़ा कर्ज उसे बांध रहा था और पहली बार वह पूरी तरह झूठ नहीं बोल रहा था। यूएल ने अतीत में मार्शल आर्ट सीखने और मजबूत बनने के लिए अनगिनत बार कोशिश की थी, लेकिन वह जिस भी मास्टर के पास गया, उसने अंततः उसकी दयनीय और कमजोर क्षमता को देखकर उसे बाहर निकाल दिया। उसे प्रशिक्षित करने से इनकार करते हुए उसकी मेहनत की कमाई को अपने पास रख लिया। उन दिनों में से एक दिन जब वह सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया तो वह हताश और निराश हो गया। कोई कहीं से प्रकट हुआ और उसे पैसे की पेशकश की, लेकिन बदले में यूएल को उस व्यक्ति के लिए कुछ करने के लिए सहमत होना पड़ा जो वास्तव में सच्चाई का हिस्सा था। पूरी तरह से नहीं, लेकिन अब दृश्य इटर्नल ब्यूरो गिल्ड में आपको पैसे की पेशकश करके बचाया। इसके लिए ही वह जो कियो चाहती थी वह करे, और निश्चित रूप से यह सील ही थी जो इस बारे में सुनने के बाद यहां तक आई थी, उस एक समस्या को हल करने के लिए जो उइल को उससे शादी करने से रोक रही थी। सील ने पीछे नहीं हटे और तुरंत इस महिला के तरीके पर सवाल उठाया कि कैसे वह यूएल जैसे पुरुषों के कर्ज का भुगतान करती है और फिर उनका उपयोग इस तरह करती है जैसे कि वह उन पर स्वामित्व रखती है। निश्चित रूप से ऐसे ही केवल उसके परिप्रेक्ष्य और उपयोग के सही करण के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंची, लेकिन ह्योंग खुद वास्तव में भ्रमित दिखी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह लड़की उस पर ऐसी चीजों का आरोप क्यों लगा रही है। सच्चाई यह थी कि ह्योंग यूल के लिए यह एक शुगरम मम्मी की तरह थी। वह उसे हर तरह से आर्थिक रूप से समर्थन दे रही थी जिसकी उसे जरूरत थी, केवल अपने भयभीत शीर्षक का उपयोग करने के बदले में। और अब यू को अपने एकमात्र समर्थक को इस अजीब गड़बड़ी में खींचने का पछतावा होने लगा था, जैसा कि उसने एक योद्धा या किसी ऐसे व्यक्ति से वादा किया था जो उसके स्तर का था। बाद में गंभीर संकट में पड़ने के बारे में सोचने लगा था जब वे वह थे। सच्चाई का खुलासा करने के बाद भी पीटे जाने और पूछताछ किए जाने के डर और इसके बारे में कुछ भी न कर पाने से लड़का घबरा गया और इससे बचने का यह तरीका ढूंढने लगा, और घबराहट में उसने लापरवाही से हांग क्यूंग को अपनी गड़बड़ी के बीच में खींचने का फैसला किया, क्योंकि वह एकमात्र थी
जिस पर वह भरोसा कर सकता था। तभी महिला ने युई के उस बेवकूफ दिखने वाले चेहरे की ओर देखा जो उसको चुपके से हमेशा की तरह उसकी मदद करने की विनती कर रहा था। एच ने तुरंत स्थिति को समझ लिया, यह अनुमान लगाते हुए कि युल इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए उसकी मदद चाहता है, और वह समझ गई कि वह अपने ज्ञान का उपयोग करके उसकी मदद कर सकती है। तभी वह सील को यहां लेकर आई थी। फिर सील ने युई पर बकाया कुल धनराशि जानना चाहा। एच ने यह कहने से पहले एक पल के लिए हिचकिचाया कि वह उसे कितना कर्ज बाते, यह उसके लिए जटिल था। वह लड़के के ऋण के लिए कुछ हास्यास्पद रूप से उच्च संख्या बताना चाहती थी। उसके पास कोई मौका न हो कि वह सालों इतनी बड़ी रकम जुटा पाए, खासकर उसके जैसे किसी के लिए। अगर वह कोशिश भी करे तो उसे यह सब इकट्ठा करने में सालों का समय लग जाएगा। तब तक वह खुद के लिए समय खरीद सके और शायद वह भागने का कोई रास्ता भी ढूंढ सके। उसने उसके ऊपर 10,000 का कर्जा बताया। उसने सोचा कि वह इतना बड़ा कर्जा नहीं दे पाएगी, लेकिन सभी को चौंकाते हुए सील ने अचानक कहीं से उसने एक बड़ा बैग निकाला जो सोने के सिक्कों से भरा हुआ था, जो यूएल के कर्ज को चुकाने के लिए पर्याप्त था। योल और हांग दोनों हैरान रह गए। उनकी आंखें चौड़ी हो गईं, क्योंकि वे सोच रहे थे कि आखिर लड़की को वह बड़ा बैग कहां से मिला। इसलिए अचानक यू की पूरी योजना पूरी तरह से ध्वस्त हो गई, और उसकी निराश उसके चेहरे दिखाई दी, जो सील द्वारा अनदेखी नहीं रही। हालांकि लडच के मान लिया कि वह शर्मिंदगी महसूस कर रही होंगी, क्योंकि वह उसके जैसे किसी व्यक्ति का कर्ज चुका रही है। उसकी प्रतिक्रिया को देखकर परेशान या निराश होने के बजाय ऐसे ही ने उसे दिलासा देने की कोशिश की। उसने उसे धीरे से आश्वस्त करते हुए कहा कि उसका धन भी उसी का है, क्योंकि शादी के बाद वे साथ ही रहने वाले हैं। यह बात लड़के को सीधे तीर की तरह, यह बात उसके दिल पर लगी। यह बात उसे गहरा घाव दिया और उसे अपने पुराने फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर दिया। दूसरी ओर हैंक क्यूंग अभी भी स्तब्ध थी, क्योंकि वह अपनी सोच से ज्यादा सोने के सिक्कों के ढेर को देख रही थी। वह सोच रही थी कि यह वास्तव में उससे कहीं अधिक है जो उसने मांगा था। लेकिन जैसे ही उसने युल की ओर देखा, उसने महसूस किया कि उसे एक अनचाहे विवाह में घसीटा जा रहा है। उसने सोचा कि अगर वह सील को निराश महसूस कराना चाहती है तो उसे अपने दिमाग में कोई तरकीब सोचनी होगी जिससे वह उसे पीछे हटा सके। उसके मन में एक विचार आया तो उसे एक कदम और आगे ले जाने की जरूरत है। बाद में एच धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ी हुई। उसकी आंखों में एक शरारती चमक आ गई थी और वह अचानक चिल्लाई, और कहाँ की, रुको, सील और यूहल बस जाने ही वाले थे। लेकिन एचके की आवाज सुनकर सील वापस लौट आई। उसे उम्मीद थी कि वह और अधिक पैसों की मांग करेगी, हालांकि यह पैसे के बारे में बिल्कुल नहीं था। एच युल की ओर बढ़ा और बिना किसी चेतावनी के उसने युल को अपनी बाहों में कसकर लपेट लिया। ऐसा लग रहा था जैसे कि या तो वह नाटक कर रही थी या शायद वह उनके वास्तविक रिश्ते की सच्चाई का खुलासा कर रही थी, और असली कारण यही था कि वह उसके रहने खर्चों का भुगतान कर रही थी। यहां तक कि युल खुद भी एच के इस साहसिक कदम से हैरान था। यह देख सील की आंखें सदमे से सफेद हो गईं और निश्चित रूप से अविश्वास से चौड़ी हो गईं। केवल इस दृश्य को देखने से पहले उसने उसे एक पल के लिए अनदेखा कर दिया, और वह एच युल के कान की तरफ झुकी और फुसफुसाया, घबराओ मत, मैं तुम्हारे लिए इस लड़की को संभाल लूंगी। लेकिन चीजें उस तरह नहीं हुईं जैसी उसने उम्मीद की थी। सील इस मामले को इतनी आसानी से जाने नहीं देने का फैसला किया। उसकी यह प्रतिक्रिया अचानक और तेज हो गई। फिर पहले तो उसके हाथ में चमकती तलवार दिखाई दी, और फिर उसका पूरा शरीर पर जंगल में कड़कती बिजली की तरह ढक गया। उसने हैंक क्योंग को घूर कर देखा। उसकी आवाज तीखी और जानलेवा थी, और उसने मांग की वह उससे दूर रहे या फिर भयानक परिणाम भुगताने के लिए तैयार रहे। जैसे ही उसने ने आगे चलना शुरू किया, हांग को अपने निर्णय पर पछतावा करना शुरू कर दिया, यह सोचकर कि यह बात इस बार हाथ से बहुत आगे निकल गई है। दूसरी ओर यूल सोल को शांत होने के लिए वह विनती कर रहा था और कहा कि यह सब सिर्फ एक गलत फहमी है, और वह जो सोच रही थी कि यह कोई गलत फहमी नहीं है। हालांकि उन दोनों की बातों को नजरअंदाज कर दिया, और वह फिर भी वह उनके करीब आ रही थी और वह मांग कर रही थी कि उन्हें अभी एक दूसरे से अलग रहना चाहिए। यह बात उसकी आंखों ने स्पष्ट कर दी कि वह मजाक नहीं कर रही है,
और वास्तव में उन दोनों को मार सकती थी। घबराहट में उसे समझाने और उससे अपनी जान बचाने की कोशिश में कहा, शांत रहो सोल, तुम मेरे लिए वास्तव में महत्वपूर्ण हो। यह एक वाक्य ने जादू की तरह काम किया, जैसे आग पर पानी डाल दिया हो। इसने उस उग्र लड़की को रुकने पर मजबूर कर दिया और धीरे धीरे अपने सामान्य स्वभाव में शांत हो गई। यह देखकर यूं को राहत की लहर महसूस हुई, यह जानकर कि वे अब सुरक्षित हैं। हालांकि वह कुछ शांत हो गई थी, लेकिन सियोल का दिल टूट गया था। बाद में यूएल सियोल को समझाने कोशिश कर रहा था कि उन दोनों के बीच कुछ भी नहीं है, लेकिन उसने उसे नजरअंदाज कर दिया और चलती रही। यूएल उसकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था, लेकिन एच इस बात पर बहुत खुश लग रही थी, क्योंकि उसके विचार से सब कुछ पूरी तरह से ठीक हो गया। यह सुनकर वह हैरान होकर उसकी ओर मुड़ा। उसने सोचा था कि वह इन सब से वह खुश होगा, लेकिन इसके बजाय वह दुखी था। उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था। हैंग अपनी सीट पर वापस लौटी और एक गिल्ड लीडर और मर्चेंट के रूप में अपने अनुभवों को उसके साथ साझा करना शुरू कर दिया। उसने बताया कि यह वास्तव में सबसे शांतिपूर्ण समाधान तो नहीं था, लेकिन यह निश्चित रूप से अनचाही शादी को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका था। केवल यही कारण था कि तुम सबसे पहले यहां आए थे। उस बात को याद दिलाए जाने पर खुश महसूस करने के बजाय वह अपराध बोध से भर गया। कुछ मिनट बाद वह अपनी सिटी में वापस आ गया है। आसपास के लोग डरे हुए थे, वो भी हमरे युल की भयानक आकृति की वजह से। वही हमरा युल अपनी दुखी भावनाओं के साथ। उसे अतीत की बातें याद आती हैं, जब वह सिर्फ एक मामूली नौकर था। तब सियोल ही थी जिसने उसके साथ बहुत ही अधिक दयालुता से व्यवहार किया था। उसे एक साधारण लड़के के रूप में नहीं देखा था, लेकिन वह उसके प्यार के योग्य नहीं था। यूएल उसकी मदद भी नहीं कर सका, लेकिन वह सब कुछ करने के बाद भी वह उनके बीच की दूरी को कम नहीं कर सका। वह उसके के साथ गर्व से खड़े होने के लिए उसने अपने सभी प्रयास किए, लेकिन कभी कुछ नहीं बदला था। उसकी दयालुता और उसका प्यार उसको हमेशा से उसको पहुंच से बाहर लगता था। लड़के ने अपना मन बना लिया था कि उसे जितनी जल्दी हो सके सियोल को ढूंढना है और उसे वह सब कुछ सच बताना था जो उसे जानने की जरूरत है। कुछ ही दूरी पर एक आदमी अपनी पत्नी को बता रहा था कि उसने अभी अभी एक महिला को सफेद बालों के साथ पूरी तरह से सफेद कपड़े पहने पहाड़ों के बीच से भागते हुए देखा था, जैसे उसने कोई भूत को देख लिया हो, और वह सीधे चट्टान के किनारे की ओर जा रही थी। यह सुनकर यूएल को तुरंत एहसास हुआ कि यह सियोल है। उसकी वजह से अपनी जिंदगी का अंत करने जा रही है। वह आदमी जिस महिला से वह बात कर रहा था, वह अचानक डर में कांपने लगी, लेकिन इसका कारण उसकी भयानक कहानी से नहीं था। यह अराजकता की राक्षसी तलवार के देखने के कारण था। युल ने धीरे धीरे उसके पति को पूछा कि उसने उस महिला को कहाँ देखा था। कुछ मिनट बाद युल उस स्थान पर था जिसका वर्णन उस आदमी ने किया था। वह हाँफ रहा था और उसकी सांस पूरी तरह से फूल रही थी। उसे यकीन नहीं था कि वह सही जगह पर है या नहीं, इसलिए उसने उसके बारे में कुछ संकेत खोजने की उम्मीद में चारों ओर देखने का फैसला किया। पहले सेकंड में उसकी नजर सियोल पर पड़ी। वह चट्टान के किनारे पर खड़ी थी और अपना जीवन समाप्त करने के लिए तैयार थी, और यह सब उसके कारण था। बिना किसी हिचकिचाहट के और बिजली तरह तेजी से लड़का आगे बढ़ा और उसे पीछे से गले लगा लिया और कहा कि वह उससे अभी शादी कर लेगा यदि वह आत्महत्या के बारे में पुनर्विचार करती है। लेकिन उसके आश्चर्य के लिए यह लड़की नहीं थी, बल्कि यह 200 वर्षीय दादाजी थे जो वहां जम गए थे। उसको पहले आश्चर्य हुआ, बाद में जल्दी ही वह शर्मिंदगी में बदल गया। बाद में उसे अफसोस हुआ कि उसने बिना उसका चेहरा जांचे कुछ नहीं क्या कर दिया था। उसे पहले ही देख लेना चाहिए था कि वह सियोल है या नहीं। उसे यूं लापरवाही से आगे बढ़ने से उसे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था। बाद में उसने जल्दी से उसे जाने दिया, दूर मुड़ा और बहुत माफी मांगते हुए बताया कि उसने बूढ़े व्यक्ति को कोई और समझा लिया था, लेकिन दादाजी उसे इतनी आसानी से छोड़ने वाले नहीं थे। जैसे ही वह जाने की कोशिश करता है तो बूढ़े व्यक्ति ने उसके पीछे चिल्लाते हुए पूछा कि क्या आप वास्तव में ऐसे ही गैर जिम्मेदाराना तरीके से चले जा रहा है। यूं की आंखें आश्चर्य में चौड़ी हो गईं। उसे यह महसूस हुआ कि दादाजी उसके बारे में बात कर रहे हैं।
उसे ऐसा लग रहा था यह दादाजी जैसी उसके बारे में सब कुछ जानते हो और वह यूहोल उसके रिश्ते के बारे में सलाह दे रहे हो। वह ऐसे किसी व्यक्ति की तरह बोल रहे था जो अतीत से लेकर वर्तमान तक उनके बीच हुई हर चीज को जानता हो। बूढ़ा आदमी फिर चिल्लाया, क्या तुमको पता है कि उस बच्चे की आंखों में क्या दिखाई दे रहा है जब वह तुम्हें देख रहा था? बूढ़े व्यक्ति ने अपनी आवाज जारी रखी, जो अधिकार, क्रोध, निराशा, उदासी जो भी हो के साथ गूंज रही थी। क्या आपकी हिम्मत नहीं है कि आप उसके जैसे किसी की भावनाओं को कम आंकें सकें? यूएल को एहसास हुआ कि बूढ़ा आदमी उससे बात नहीं कर रहा था, बल्कि एक पागल आदमी की तरह उसके पीछे के पेड़ से बात कर रहा था। तभी उस आदमी का पोता अपने दादा को डांटते हुए भागता हुआ आया और पूछने लगा कि वह उसे बताए बिना फिर से यहां क्यों आए हैं। यू का जबड़ा खुला रह गया। वह पूरी तरह से अवाक था, क्योंकि उस क्षण में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसे बूढ़े आदमी का भाषण ऐसा लगा जैसे यह उसके लिए था, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। जब तक युल अंततः पहाड़ से नीचे लौटा, सूरज डूब रहा था और उसे लगा जैसे उसने अपना समय पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। उसके दिमाग में उसे बूढ़े आदमी की बातें दिमाग में घूम रही थीं, जिससे उसे और भी बुरा लग रहा था। जब वह अंततः घर पहुंचा, उसका सिर नीचे झुका हुआ था। वह अभी भी सोच रहा था कि उसे आगे क्या करना चाहिए। वह इतना विचारों में खोया हुआ था कि उसने यह भी नहीं देखा कि सियोन उसके सामने खड़ी है। वह केवल तब अपनी सोच से बाहर आया जब उसने उसका अभिवादन किया और घर में उसका स्वागत किया। वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, क्योंकि उसे लगा कि उसने उसको छोड़ दिया। उसने अविश्वास में चिल्लाते हुए पूछा कि वह यहां कब और कैसे आई। सियोन ने सहजता से बताया कि वह छोड़ने के बाद वह पूरे समय यहां थी। उसने उसके चेहरे पर ध्यान देने में देर नहीं लगाई, क्योंकि आज स्पष्ट रूप से दिख रहा था कि वह बहुत रो रही है। सियोल आश्चर्य हुआ कि उसने उसको नोटिस कर लिया था कि वह रो रही थी, लेकिन उसने इसे मना करने की कोशिश की। फिर भी यह ऐसा कुछ नहीं था जिसे वह छिपा सकती थी। लड़का और अधिक जिद्दी हो गया, यह जानते हुए कि आज जो क्या हुआ उसने उसे कैसे उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचा था। उसने निश्चय किया कि वह अपने और हैंक क्योंग के बारे में सब कुछ समझाने का फैसला किया, यह स्पष्ट करते हुए कि यह सब एक गलत फहमी थी। हालांकि सियोल ने यह सच्चाई पहले ही पता लगा ली थी। वह जानती थी उनके बीच कोई प्यार या ऐसा कुछ नहीं था जो इसे धोखा दे। लेकिन तथ्य यह है कि वह उससे शादी करने से बचने के लिए इतनी दूर चला गया। यही बात उसे वास्तव में चोट पहुंचा रही थी और उसे दुखी और निश्चित रूप से क्रोधित कर रही थी। जब युल ने यह सुना तो वह स्तब्ध रह गया। उसे एहसास हुआ कि वह पहले से ही सब कुछ जानती थी। बाद में फिर बूढ़े आदमी के शब्द उसके दिमाग में गूंज। उसने उससे कहा कि वह अब उसे परेशान नहीं करेगी और तुरंत चली जाएगी, लेकिन युल उसे जाने नहीं दे रहा था। उसने उसके कंधों पर हाथ रखकर उसे वहीं रोक दिया। सियोल के निराश चेहरे पर तुरंत आश्चर्य का भाव आ गया था, जब अचानक उसने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। सियोल, वह कुछ मीठी और उचित बात की उम्मीद कर रही थी, जिसमें वह बताए कि वे शादी क्यों नहीं कर सकते हैं। इसके बजाय उसे आश्चर्य हुआ। यूएल ने चिल्लाना शुरू कर दिया, यह स्वीकार करते हुए कि उसकी औसत आय केवल 200 येन प्रति माह है, यह बताते हुए कि इतनी कम राशि उसके अपने पेट को भरने के लिए भी पर्याप्त नहीं है। वह उसका ध्यान कैसे रखेगा? ऐसा लगता है कि यही वास्तविक कारण था कि वह अब भी उससे शादी नहीं कर सकता था। सियोल ने असमंजस में पलकें झपकाईं। सभी को इसकी उम्मीद थी। यूल अब खुद को रोक नहीं सका। उसने जर्जर घर की ओर इशारा किया और कबूल किया कि वह इसे केवल एक परिचित के माध्यम से किराए पर ले पाया है। हाँ, क्यों की मदद के बिना वह सड़कों पर नग्न सो रहा होता। उसने सब कुछ स्पष्ट कर दिया। उसने बताया कि यह गलत फहमियों पर आधारित कहानियां हैं। उसने बताया कि उसने कोई ऐसा कार्य नहीं किया जो उसको राक्षस तलवार कहलाने के योग्य कोई कुशल या अद्भुत योद्धा कहा सके। उसने यह सब कुछ होने के बावजूद खुद से किया, वादा भी पूरा नहीं किया। युल सियोल को खोना नहीं चाहता है। उसका विश्वास तोड़ने के बाद भी उसने उसकी आंखों में देखा और पूछा कि क्या वह अब भी उसको एक और मौका देगी, जैसे उसने पहले दिया था जब वह उससे बिना किसी शर्त के प्यार करती थी। उसने कहा कि वह सब कुछ करेगा जिससे वह मजबूत और अमीर बन सके, वह आदमी बन सके जिसकी वह हकदार है,
जैसा उसने वादा किया था। फिर बिना सोचे यू ने अचानक उसे गले से लगा लिया और कहा कि वह उसके भविष्य के लिए गंभीर है। यह सुनकर सियोल स्तब्ध रह गई। सियोल को याद आया कि ऐसे गले लगाए 15 साल हो गए हैं। इस समय यूएल के लिए यह सबसे कठिन समय था। उसका चेहरा लाल और पूरी तरह से शर्मिंदा था। फिर भी अगर वह आधिकारिक तौर पर प्रपोज करना चाहता था और अंततः उस लड़की के साथ रहना चाहता था जिससे वह प्यार करता था, तो उसे पता था कि उसे पहला कदम उठाना होगा। अब आश्चर्यजनक रूप से यह काम कर गया। लड़की उसके अमीर और मजबूत बनने तक इंतजार करने के लिए तैयार हो गई और उसके बाद ही वह एक दूसरे से शादी करेंगे। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन उनमें से कोई भी अभी एक दूसरे को जाने देने के लिए तैयार नहीं था। फिर उसने कुछ दिलचस्प करने की कोशिश की, कुछ ऐसा जो कोई भी ठरकी आदमी उस स्थिति में कर सकता है। उसने अपना हाथ से उसकी गर्दन के चारों ओर से नीचे किया और एक चुपके से लड़की के निचले शरीर को बिना कुछ कहे छुआ। लगभग तुरंत उसे एहसास हुआ कि वह आखिरकार वे अभी भी एक जोड़े नहीं थे। वह कुछ साहसिक करना चाहता था, लेकिन उसने जल्दी से फैसला किया कि जब तक वे आधिकारिक तौर पर पति और पत्नी नहीं बन जाते, तब तक इंतजार करना बेहतर होगा। लेकिन सियोल ने भी उसे जाने नहीं दे रही थी। उसने उसे कसकर पकड़ लिया। उसकी पकड़ मजबूत थी। लगभग उस पर अधिकार जताते हुए अचानक उसने यूएल को पीछे की ओर धकेल दिया, जिससे वह लड़खड़ा गया क्योंकि उसका पैर किसी चीज पर फंस गया। उसकी पीठ दीवार से टकराई और इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, सियोल असहज रूप से उसके करीब झुक गई। इतनी करीब कि यूएल पहले से ही गुस्से से शर्माते हुए उसे लगा कि वह नियंत्रण खोने वाला है। पूरी तरह से मासूम बनने का नाटक करते हुए उसने सियोल को रोकने की कोशिश की, इससे पहले कि चीजें बहुत आगे बढ़ जाएं। लेकिन सियोल की तब तक पीछे हटने की योजना नहीं बना रही थी। जब तक उसे वह न मिल जाए जो वह चाहती थी। वह घबराए हुए लड़के के आमने सामने होने के लिए काफी करीब आ गई और धीरे से फुसफुसाया कि आइए हमारे भविष्य के बच्चों के सामने हम अपना शादी समारोह करें। और इसके साथ ही उन्होंने एक दूसरे के साथ खिलवाड़ करना शुरू कर दिया, जिसकी किसी को भी उम्मीद होगी। उनकी चंचल चीखें हवा में भर गईं। इस बीच गली में से गुजरते हुए किसी ने उनकी आवाजें सुन लीं। निश्चित रूप से उसे पता नहीं था कि वे वास्तव में क्या कर रहे थे। इसके बजाय उसने मान लिया कि चंद्र तलवार ने अंततः अराजकता की राक्षसी तलवार का पता लगा लिया था और अब दोनों एक गहन युद्ध में बंद है। अंततः अफवाहों का रुख इस ओर हुआ कि दानव तलवार ने चंद्र तलवार को मार डाला। यह बात किसी विशिष्ट व्यक्ति तक पहुंच गया। एक गुलाबी बालों वाली लड़की, जो स्पष्ट रूप से इस खबर से बहुत खुश लग रही थी। निश्चित रूप से वह अकेली नहीं थी। वह एक अन्य महिला द्वारा संरक्षित थी, जिसने यह पूछने में संकोच नहीं किया कि क्या वह अब कार्रवाई करने की योजना बना रही है। गुलाबी बालों वाली लड़की ने एक आत्मविश्वास से भरा सिर हिलाया और कहा कि चूंकि दुनिया के सबसे महान सितारों में से एक गिर गया है, इसलिए यह मेरी जिम्मेदारी है कि मैं कदम उठाऊं और सुनिश्चित करूं कि दुनिया मेरा नाम और मेरे गिल्ड का नाम जाने। कुछ दिनों बाद एक शांतिपूर्ण सुबह में ऐसे ही तथाकथित बदसूरत आदमी के साथ एक लंबी और शानदार रात बिताने के बाद जाग गई। वह अपने चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान के साथ अपने बालों को ठीक कर रही थी। उसी समय वह घर के दरवाजे की ओर देखती रही थी, जहां युल अभी भी सो रहा था। वह यह जानकर बहुत खुश है कि उसे अब अपने बचपन के प्यार की तलाश नहीं करनी पड़ेगी। वह उसके जागने के लिए उत्सुक थी ताकि वे फिर से कुछ कुश्ती तकनीकों का अभ्यास कर सकें। उसके सपनों को एक कमीने बदमाश आदमी ने तोड़ दिया। बेशक इसने सियोल के मूड को एक पल में बदल दिया। आदमी ने उसे नोटिस भी नहीं किया और चिल्लाता रहा कि चलो आज इसे खत्म करते हैं। अराजकता की राक्षस तलवार वह स्पष्ट रूप से तब तक छोड़ने की योजना नहीं बना रहा था जब तक कि वह आपको अच्छी तरह से पीट न दे, यह जानते हुए भी कि आप कौन हैं। अराजकता की कुख्यात राक्षस तलवार आदमी एक पल में पूरी तरह से निडर लग रहा था, क्योंकि उसने कहा, मैं नहीं भूला हूं कि यह कौन सा दिन है। एक तलवार प्रकट हुई और हवा में छेद कर उसे बीच वाक्य में रोक दिया। आश्चर्य की बात नहीं कि यह लेडी सियोल थी, जो अपने प्रेमी को इस मैले दिखने वाले आदमी द्वारा अपमानित होते हुए नहीं देख सकती थी।
तलवार को उसके करीब दबाते हुए उसने घूर कर देखा और पूछा कि आज के दिन के बारे में ऐसा क्या महत्वपूर्ण है कि वह आज का दिन भूले नहीं। उसने खुद ही जब देते हुए बताया कि उसका मौत का दिन, भयभीत और शब्दों के लिए खोया हुआ आदमी जम गया। लेकिन हिम्मत झूठाते हुए आदमी ने पूछा कि वह कौन है। सियोल ने फुसफुसाया, मैं इस घर की मालकिन हूं। आदमी ने अविश्वास में पलकें झपकाईं और फिर घबराहट में सच बता दिया। वह उस घर का मकान मालिक है, वही घर जिसके बारे में उसने अभी दावा किया था कि वह उसकी मालकिन है। और तभी लेडी सियोल को यह बात समझ में आई कि वह फिर से पूरी तरह से हद से आगे निकल गई है। लेकिन निश्चित रूप से यह उसके व्यक्तित्व का एक हिस्सा है और वह इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कर सकती है। आदमी ने स्थिति को शांत करने का अवसर भांपते हुए तुरंत स्पष्ट किया कि मैं यहां केवल किराया लेने आया हूं। जब मैंने कहा कि मैं इस दिन को नहीं भूला हूं, तो मेरा बस इतना ही मतलब था, उसे अपनी गलती का एहसास हो जाए। सियोल ने पीछे हटकर अजीब तनाव को शांत होने दिया, जिससे असहज स्थिति समाप्त हो गई और दृश्य घर के रसोई घर में स्थानांतरित हो गया। वहां लेडी सियोल अपने सामान्य स्वभाव में वापस आ गई थी। एक पेशेवर शेफ की तरह दिन के लिए भोजन तैयार कर रही थी। अराजकता की तथाकथित राक्षसी तलवार आखिरकार सभी हंगामे के बाद जाग गया। पूरी तरह से अनजान कि मकान मालिक वहां क्यों था। हालांकि मकान मालिक चीजों को ढीला छोड़ने वाला नहीं था। वह न केवल गुस्से में था, बल्कि उसे कई महीनों तक का किराया भी नहीं दिया गया था, बल्कि अब उसकी तथाकथित पत्नी ने उसे मारने की कोशिश की थी, बिना यह जाने कि वह कौन है। और मामले को बदतर बनाने के लिए यह मकान और सरायपाल का मालिक भी यही था, जिसके इनू और लेडी सियोल ने एक खंडहर इमारत में बदल दिया। इससे वह समझ गया कि आदमी गुस्से में क्यों चिल्ला रहा था। उसने उससे माफी मांगी और जोर देकर कहा कि यह उसकी गलती नहीं थी। हालांकि मकान मालिक ये नहीं मान रहा था और यह स्पष्ट कर दिया था कि माफी से काम नहीं चलने वाला है। उसका गुस्सा स्पष्ट था जब तक उसने एक छायादार आकृति को उसे करीब से नहीं देखा। निश्चित रूप से यह लेडी सियोनल के अलावा कोई नहीं था। वह खड़ी चुपचाप थी। उसके हाथ में एक तेज चाकू था और उसकी आंखें उस पर टिकी हुई थीं, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को देख रहा हो। मकान मालिक को जल्दी ही एहसास हुआ कि उसकी अपनी सुरक्षा के लिए इस स्थिति को अधिक शांति से संभालना बेहतर होगा। कुछ तनावपूर्ण क्षणों के बाद वे सभी बाहर चले गए और एक दूसरे के सामने बैठकर बातचीत करने लगे। उन्होंने अवसर का फायदा उठाया जब उसके आसपास कोई नहीं था। मकान मालिक सावधानी से यूं की ओर झुका और फुसफुसाया कि वह पागल औरत कौन है और खुद को इस घर की मालकिन कहने का उसका क्या मतलब था। पहले तो यूं अचानक पूछे गए सवाल से हैरान रह गया, लेकिन उसने जल्दी से जवाब दे दिया। लेकिन पहले अपने आप को संभाला और आत्मविश्वास से समझाया कि यह वही महिला है जिसका उसने पहले उल्लेख किया था। उसे उसकी बातों पर यकीन नहीं हो कि वह वही लड़की थी जिसने उससे भविष्य में शादी करने का वादा किया था। बदसूरत मकान मालिक को यह कहानी पहले भी सुनने को मिली थी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि यह सच है। उसने हमेशा सोचा कि वह बस उसकी किसी कल्पना या सपने के बारे में बात करता रहता है। भले ही मकान मालिक सियोल और चंद्र तलवार के रूप में उसकी प्रतिष्ठा को जानता था, उसे कभी भी उससे व्यक्तिगत रूप से मिलने का मौका नहीं मिला था। इसलिए जब आपने उसका नाम लिया तो आदमी सदमे में जम गया। उसे इस बात आश्चर्य था कि सियोल हुआ जैसी खूबसूरत महिला किसी इस जैसे बदसूरत हारे हुए व्यक्ति के साथ रहने का फैसला किया। लेकिन जो बात उसे वास्तव में हैरान कर गई वह यह है कि उसने उनके बारे में कुछ परेशान करने वाली अफवाहें फैल गई हैं। विडंबना यह थी कि आप अकेले ही अपने और सियोल की कहानियों से पूरी तरह से अनजान थे। जाहिर तौर पर योल और सियोल की उस जादुई रात के बाद वह अफवाह जंगली की आग की तरह फैलना शुरू हो गई थी कि उसने चंद्र तलवार को सम्मोहित करके उसे गुलाम बना लिया और उसे जो भी गंदी शर्मनाक चीजें करना चाहता था वह उसे करने के लिए मजबूर करता है। ये पहली बार सुनकर वह घबरा गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि लोग उसके बारे में ऐसी अजीब कहानियां बनाएंगे। लेकिन ईमानदारी से अगर किसी ने देखा था तो वह मकान मालिक था कि सियोल इस बदसूरत आदमी की कितनी परवाह करती है। शायद इससे बेहतर वह जवाब नहीं दे पाएंगे। तभी सियोल खुद बातचीत में शामिल हो गई और उसने मकान मालिक के सामने भी उनके लिए
अच्छी तरह से तैयार किया हुआ भोजन निकाला। उसने प्यार और देखभाल के साथ, वह खुद को नहीं रोका पाई और उसने मकान मालिक सामने ही उसने अपने भावी पति को खिलाना शुरू कर दिया, जैसे कि वहां और कोई नहीं था। इससे युल पूरी तरह से हैरान हो गया, जबकि मकान मालिक वह बैठा यह सब देख रहा था। यह सब देख मकान मालिक को और भी अधिक सोचने के लिए मजबूर कर दिया। दूसरी तरफ उसके लिए इसने अफवाहों को और अधिक विश्वसनीय बना दिया। एक तरफ तो वे खुलेआम अपने प्रेम प्रदर्शन कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ इन सब से मकान मालिक ईर्ष्या या शायद घृणा के मिश्रण से उसे भर दिया। बाद में उसने खाना खाते हुए बताया कि कैसे उनको पूरी दुनिया मार्शल आर्ट के दो चमकते विपरीत सितारे की तरह देखती है, एक ऐसी जोड़ी जिसने बड़ा ध्यान आकर्षित कर लिया था। यह सुनकर युल, जो हमेशा थोड़ी सी भी समस्या पर घबरा जाता था, वह डर गया। वही सील शांत रही। उसने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया और एक प्यार भरी आवाज से उसे न डरने के लिए कहा। उसे यह याद दिलाया कि जब तक वे एक दूसरे के साथ खड़े हैं, तब तक उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उसकी एक नजर किसी भी आदमी या अकेले पूरी सेना का सामना करने का आत्मविश्वास देने के लिए काफी था, और वह भी कोई अपवाद नहीं था। यू ने अपना हाथ उठाया और उसका हाथ अपनी मुट्ठी बंद कर लिया और चुपचाप अपने आप से प्रतिज्ञा करते हुए कहा कि वह एक दिन मास्टर बनेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने उसके लिए एक उचित घर खरीदने का वादा किया, और जब वह दिन आएगा तो दुनिया की कोई भी चीज उन्हें अलग नहीं कर पाएगी। उसके बाद उनकी आंखें मिलीं और ऐसा लग रहा था कि वह अभी बच्चे पैदा करने का एक और दौर शुरू करने के लिए तैयार है। सौभाग्य से मकान मालिक अभी भी वहीं था। उसने एक घृणित अभिव्यक्ति के साथ वह उन्हें देख रहा था। उसने अपनी उंगलियों से एक घेरा बनाया और एक मजाकिया आवाज कहा कि जैसे कि वह युल के दिमाग को पढ़ सकता हो। उसने कहा कि उसे शायद पहले अपना किराया दे देना चाहिए और अपने कर्ज का भुगतान करने पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन उनके आश्चर्य के लिए वह तुरंत एक शानदार योजना लेकर आया। इस पर वह आदमी खुश हो जाता है। कुछ समय बाद वह युल और लेडी सियोनल को शुगर मैमी के पास ले जाता है ताकि वह उनको कुछ पैसे उधार दे सकी, ताकि वह अपना कर्ज चुका सके। उसके आश्चर्य के लिए उसने समझाया कि उसने कैसे सब कुछ सियोल के साथ हल कर लिया है। इस पर शुगर मोमी ने सियोल ने जो सोने का बैग दिया था उसे उसने निसंकोच वापस कर दिया। सियोनल के सोने को वापस करने में उसने संकोच भी नहीं किया। यह कुछ ऐसा था जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। उन्होंने मकान मालिक को लंबे समय तक इंतजार नहीं कराया और जल्दी ही वापिस आ गए। आदमी का उत्साह और भी बढ़ गया जब उसने देखा कि वे कितना सोना लाए थे। यह उसके लिए काफी लुभावना था कि वह सोने के बदले में अपना जर्जर घर उनको दे रहा था। हालांकि युल ने यह प्रस्ताव तुरंत ठुकरा दिया। वह यहां जानता था कि उसका घर इतना महंगा नहीं है और वह बाद में के लिए भी पैसे बचाना चाहता है। इसके अलावा यह पैसे सियोल के थे, ना कि उसके। वह इस पैसे को इस तरह बर्बाद नहीं कर सकता है। यह सुनकर सियोल ने युल का हाथ पकड़ लिया, अपना सिर उसकी छाती पर रख दिया और धीरे से उसे याद दिलाया कि यह सोना उन दोनों का है। वे दोनों मकान मालिक की परवाह किए बिना वे अपनी शरारती हरकतों को जारी रखते हुए अपने घर की ओर बढ़े। मकान मालिक ने ऐसा दिखावा करने की कोशिश की जैसे इससे उसको कोई परेशानी नहीं है। बाद में आदमी ने अचानक घर के लिए अपनी योजनाओं के बारे में बात करना शुरू कर दिया और कहा कि उसे अब से घर की अच्छे से देखभाल करनी होगी ताकि वह भविष्य में उसे किराए पर दे सकें। उसने उसे आश्वस्त करने में संकोच नहीं किया और वादा किया कि वह अब से घर को थोड़ी सी भी उसे खरोच नहीं आने देगा। उसने यह बात पूरी अभी नहीं की थी कि अचानक उसका चेहरा और आसपास का वातावरण बिजली की चमक से चमक उठा। ऐसा लगा जैसे भाग्य ने आपके साथ खिलवाड़ करने की ठान ली थी, क्योंकि उसे जल्दी से एहसास हो गया कि जिस घर के बारे में वे बात कर रहे थे वह अब आग की लपटों में घिर गया था। इसमें ज्यादा समय नहीं लगा कि अन्य गांव वालों ने इस पर ध्यान देना शुरू कर दिया और तमाशा देखने के लिए चारों ओर लोग इकट्ठा हो गए। इस बीच मकान मालिक और युल पूरी तरह सदमे में खड़े थे। वे स्तब्ध थे क्योंकि उन्होंने घर को धीरे धीरे आग में भस्म होते हुए देखा रहे थे। मकान मालिक ने सोने के बैग के लिए हाथ बढ़ाया
ये विश्वास करते हुए कि वह घर की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार था, यूं बस वहीं खड़ा रहा। उसकी आंखें और मुंह इतने स्तब्ध था कि वह उसे पैसे लेने से रोकने की भी कोशिश नहीं कर सका। चीजें तब और खराब हो गईं जब आग की लपटों में से पहले वाली गुलाबी बालों वाली लड़की अचानक आगे बढ़ी और गर्व से मुस्कुराते हुए घोषणा की कि वह इन सबके पीछे है। जैसे ही उसके पैर जमीन पर पड़े, उसने सियोल को ऐसे पुकारा कि जैसे कि वह उसे हमेशा से जानती हो, और अपना परिचय देने शुरू कर दिया। उसने कहा कि मैं दुनिया की सबसे खतरनाक टैग हाई हूं। वह डरानी दिखने वाली नहीं थी। वह एक अति उत्तेजित 13 वर्षीय लड़की की तरह थी, सपाट छाती वाली और ऊर्जा से भरी हुई। वह उछलती हुई चिल्ला रही थी कि वह इसी कारण से यहां आई है कि वह उनको मार सके। युल और उसके मकान मालिक के अलावा सभी लोग इस सब से अप्रत्याशित थे। वे इस घटना से पूरी तरह से अनजान थे। भीड़ यह देखने के लिए उत्सुक थी कि आगे क्या होगा। तांग हाई दहाड़ती लपटों के सामने निडरता से अकेली खड़ी थी, जबकि बाकी ग्रामीणों ने उसके चारों ओर एक घेरा बना लिया था। उसने सोचा कि उसने एक शानदार एंट्री मारी है। उसके तुरंत बाद उसने अराजकता की राक्षसी तलवार को चुनौती दी, जिससे कि वह उसको पहला कदम उठाने का मौका दे रही हो। लेकिन इससे पहले कि वह अपने पल का आनंद ले पाती, बिजली की 2 विशाल लहरें अचानक उसकी ओर बढ़ीं और एक घातक विस्फोट हुआ। लेकिन वह सीधा उस पर लक्ष्य नहीं था, लेकिन उनकी उपस्थिति के काफी करीब से गुजरी। सियोल ने यह स्पष्ट कर दिया कि वह तांग को वहीं पर समाप्त कर सकती है, लेकिन इस बार उसने निष्पक्ष रूप से खेलना चाहती है और वह उन सभी को खत्म कर देगी जो उसके पति की बेइज्जती करेंगे और उनको साथ में नहीं रहने दे रहे हैं। हालांकि पीछे हटने के बजाय तांग ने मुस्कुराया। उसका आत्मविश्वास जल्दी ही वापस लौटा और घोषणा की कि वह सियोल का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उसने कहा कि उसने लंबे समय से लूनर तलवार नहीं देखा है। उसने एक चुनौतीपूर्ण मुस्कान के साथ यह स्पष्ट करते हुए यह बताया कि वह पहले से ही अपने प्रतिद्वंद्वी से परिचित है। लेडी सियोल ने एक चमकदार सफेद आभा और प्रकाश की चमक से घिरी हुई आगे बढ़ती रहती है, और उसके आगे अति आत्मविश्वासी सपाटी छाती वाली बच्ची खड़ी थी। उसके शरीर से हरे रंग की ज्वाला जैसी ऊर्जा निकल रही थी। उसका सामना करने के लिए वह भी इंतजार कर रही थी। टैंग हाई ने उम्मीद नहीं की थी कि वह उसे पकड़ने के लिए वह यह काम करेंगी, या फिर वह कम से कम सील से टकराने कर दिखावा करेंगी। लेकिन वह अभी भी यह मानती है कि सियोल को संभलना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है और उसके के लिए यह कोई चुनौती नहीं है। सियोल एक पल के लिए रुक गई। स्पष्ट रूप से टैंग से वह परेशान थी, जो एक अति उत्साहित बच्चे की तरह बड़बड़ा रही थी। सियोल उसके अंदर जलन के भाव देख रही थी। बाद में टैंग ने और अधिक समय बर्बाद न करने का निर्णय लिया और उसे दिखाएगी कि वह वास्तव में क्या कर सकती है। उसने यह काम पूरे आत्मविश्वास के साथ ही उसने अपना गुप्त कदम उठाया। उसका यह पूरा इरादा है कि वह सियोल को एक ही झटके में खत्म कर देगी था। टैंग के दुर्भाग्य से उसकी योजना उस पर हाई बैकफायर कर जाती है और उसका आधा शरीर जमीन में गड्ढा हैच जाता है। आसपास के वही उस घर की आग को बुझाते हैं। वही मकान मालिक उसे अपने घर का भुगतान करवाना चाहता था। इसके बजाय युल यह पता लगाने पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहा था कि यह अतिस्क्रिय बच्ची अचानक यह क्यों आई है और उसने उसके घर को क्यों जला दिया और साथ उसकी हत्या करने की कोशिश की। तांग को पकड़े जाने के बावजूद उसने यह सब कुछ स्वीकार करने से मना कर दिया। उसने मानो ऐसा व्यवहार किया कि जैसे वह खुद इन सब से पीड़ित है और अराजकता की दानव तलवार उसे परेशान कर रहा था। लेकिन वास्तव में यह उसकी योजना का हिस्सा था, क्योंकि एक शक्तिशाली अमीर परिवार की उत्तराधिकारी तांग थी। बिना लड़े वह हार मानने वालों में से नहीं थी, इसलिए वह बस कुछ समय खरीदना चाहती थी ताकि वह वो सब कुछ कर सके जो वह करना चाहती है। तभी कोई अचानक आसमान से लैंडिंग करता है। यह निश्चित रूप से तांग की साथी थी, जो एक कुशल मार्शल कलाकार भी थी। तभी ही तांग चिल्लाया और कहा कि आगे आओ, मेरी सहायता करो। वही सियोल ने शांति से अपना हाथ उस महिला के सिर पर रखा और अपनी ताकत का उपयोग करके उसे जमीन में दफना कर दिया, जैसे कि उसने तंग को दफना दिया था। वही युल को विश्वास नहीं कर पा रहा था कि सियोल ने अकेले ही इन 2 तथाकथित कुशल महिलाओं को
इस तरह के एक तरफा युद्ध में कैसे हरा दिया। बाद में जब अराजकता शांत हो गई तो युल ने उन दोनों से यह जानने के लिए सवाल किया कि उन्होंने यह सब परेशानी क्यों पैदा की। टैंग अभी भी अपनी ही गलतफहमी में भरी हुई थी। उसने साहसपूर्वक दावा किया कि वह सिर्फ एक नायक के रूप में अपना कर्तव्य निभा रही थी और दुनिया को उसके सबसे बड़े दुश्मन से बचाने की कोशिश कर रही थी। उसने बताया कि वह आपने घर पर नहीं था, तो उसने एक सरल रणनीति बनाई और घर को जला दिया ताकि वह वापस आ जाए। यह एक ऐसा बयान था जो निश्चित रूप से मकान मालिक को पसंद नहीं आया, जो उसके बारे में यह सुनकर खुश नहीं हुआ था। उसकी यह विनाशकारी योजना सुनकर वह कुछ क्षण लिए यूल पूरी तरह से चौंक गया। जब टैंग ने उनके अनगिनत अफवाहों में से एक को सामने लाया जो उसने हाल ही में सुनी थी, उसने दावा किया कि अराजकता की तथाकथित दानव तलवार ने सियोल के माता पिता को बंधक बना लिया है और उसे वह सब करने के लिए मजबूर कर रहा था जो वह चाहता है। टैंग ने यह भी बताया कि उसके यहां आने का एक कारण था, सियोल को बचाना और साथ ही उसके माता पिता को भी आजाद करना। वही यूल के दिमाग में यह बात सुनकर अचानक हलचल मच गई। उसे वह कुछ ठीक नहीं लग रही थी। वह कुछ ही क्षण पहले टैंग सियोल को मारने की कोशिश कर रही थी और अब यह दावा कर रही थी कि वह कुछ अफवाहों के कारण उसे बचाने के लिए यहां आई है। इसका यही मतलब है कि टैंग के अपने असली इरादों को छुपा रही थी। लेकिन उसके आश्चर्य की बात यह है, उसकी सहायक, जिसे वह गर्व से मूक दानव कहती है, उसने ने पहले ही सच्चाई उगलने का फैसला किया। सहायक ने यह स्पष्ट रूप से खुलासा किया कि टैंग का वास्तविक लक्ष्य चंद्र तलवार थी, न कि युल। यह सुनकर तांग स्पष्ट रूप से घबरा गई और अपने सहायक को चुप कराने की कोशिश कर रही थी। उसने अपने लंबे बालों को झटके से महिला के चेहरे पर मारा ताकि वह बात करना बंद कर दे। टेंग ने कहा कि तुम मेरी सहायक हो ना कि उनकी। उसने तांग को होश में लाने के लिए हताश होकर फुसफुसाया, लेकिन सहायक ने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और सिर्फ सच उगलती रही। मूक राक्षस ने उसके पहले के हमले को दिखा और के बाद उसकी की स्थिति को देखा और स्वीकार किया कि वह भी न केवल तांग की हार का बदला लेना चाहती है, बल्कि कि खुद का नाम भी बनाने के लिए भी उसके पीछे पड़ी डटी थी। हालांकि वह जानती थी कि वह प्रसिद्ध चंद्र तलवार का स्थान लेने के लिए वह पर्याप्त मजबूत नहीं थी, इसलिए उसने अभी तक कोई कदम उठाने की हिम्मत भी नहीं हुई थी। युला को यह देख आश्चर्य हो, क्योंकि महिला ने घोषणा की कि वह भी वही अफवाहें सुनने के बाद ही वह यहां आई थी। उसने यह योजना बनाई कि वह एक पत्थर से दोनों पक्षियों को मारकर वह खुद का नाम बनाने की योजना बना रही थी। यह पूरी कहानी सुनकर युल परेशान होगा और उसने सियोल की तरफ देखा। वे दोनों कंफ्यूज थे कि क्या वे केवल मास्टर और डिसिपल हैं या फिर अजनबी जो केवल अपने बारे में ही परवाह करता है। इसके बाद में टैंग अब अपमान को और अधिक सहन करने में असमर्थ थी। उसने अचानक से एक चीख निकाली, जिससे ऐसा लगा कि जैसे किसी ने उसके पीछे कोई नुकीली चीज गड्ढा दी हो। बाद में टैंग ने आखिरकार सब कुछ स्वीकार करना शुरू कर दिया, जिसकी बारे में उसकी बॉडीगार्ड ने उसके बारे में बताया था। उसने इन सब चीजों की पुष्टि की। उसने यह कबूल किया कि सियोल की अधिक शक्ति ने उसे अपमानित किया था, बल्कि उसे यह एहसास भी कराया था। साथ ही उसने आगे कहा कि उसके जैसे अनगिनत लोग हैं जो उससे बदला लेने के लिए किसी भी मौके की तलाश में हर एक सेकंड को गिन रहे हैं ताकि वह अपना बदला ले सकें। वही दूसरी ओर से सियोल ने न तो अपनी प्रतिष्ठा का बचाव करने के लिए और न ही अपने असली इरादों को समझाने के लिए कुछ भी कहने की जहमत उठाई। तभी टैंग ने अपनी कम भरोसेमंद सहायक को यह से चले जाने का आदेश दिया, इससे पहले कि चीजें और खराब हो जाएं और बाद में वे अपनी बैकअप योजना पर आते हैं। उसने बातूनी दानव को कहा, लेकिन उसने सहयोग करने की रुचि नहीं दिखा रही थी। हालांकि जब तांग लगातार दबाव डाल रही थी तो वह अचानक जीवित हो उठी, अपनी कब्र से छलांग लगाई और एक तेज गति से खुद को मुक्त कर लिया। उसने पहले तो यूल की तरफ चली गई। इस अचानक के हुए हमले से यूल असमंजस में था। वही सियोल को भी इसकी उम्मीद नहीं थी। उसने अपनी तलवार निकाल, लेकिन वह उनको झोट नहीं पूछना जाती थी। वही वह पलक झपकते ही वह एक चट्टान के ऊपर प्रकट हुई और उसके पास कोई और भी खड़ा था। वह तांग का व्यवहार फिर से बदलना शुरू हो गया था। उसने कहा कि उसी के कारण
उसे यह गंदा काम करना पड़ रहा। वही मूक दानव ने अचानक कहीं से एक 100 वर्षीय दादी को बाहर निकाला और उसके गले पर चाकू रख दिया। वही यूल ने ऐसी प्रतिक्रिया दी कि जैसे वह उस बूढ़ी औरत को पहचान लिया हो, जैसे वह उससे वास्तव में परिचित हो। यह देखकर तांग के अंदर फिर से आत्मविश्वास वापस आ गया। उसने तुरंत आत्मसमर्पण करने के लिए यूल पर चिल्लाया और कहा कि वह इससे पहले कि वह उसके खिलाफ अपने कीमती बंधक का इस्तेमाल करने के लिए उसे मजबूर न करे। लेकिन टैंग के दुर्भाग्य से वह वास्तव में नहीं जानता था कि वह दादी कौन है। उसे बस उसके लिए दया आ गई। यह सुनकर माहौल भारी हो गया और हवा में एक अजीब सी खामोशी में भर गया। हर कोई उसे सदमे में देख रहा था। हालांकि टैंग ने इसे नहीं देख। उसने सोचा कि यह तथाकथित राक्षस तलवार सिर्फ दादी को नहीं जानने का नाटक कर रहा था। वह सोचती है कि वह उसको अपने हाथों से बाहर निकालने देना चाहता है और वह उसके ऊपर से हाथ न खो दे। बाद में टैंग ने चिल्लाया, और कहा कि यह तुम्हारी मां है जिसने तुम्हें जन्म दिया। तुम कैसे कह सकते हो कि तुम उसे नहीं जानते? यूल ने अपने बदसूरत चेहरे को अजीब तरह से खरोंच दिया और वह फिर दुखी दिखाई दिया। एक पल के संकोच के बाद आखिरकार उसने कहा कि मेरी मां मर गई है। जब मैं केवल 5 वर्ष का था तब उनकी मृत्यु हो गई। टैंग अवाक रह गई। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसका मुंह अविश्वास में खुला रह गया। जैसे ही उसने यह सुन तो सब कुछ शांत हो गया और तांग को एहसास हुआ कि उसने इस बार गंभीर रूप से गड़बड़ कर दी है। तभी वह बूढ़ी महिला चिल्लाई और कहा कि मेरे बेटे का नाम युहोल है, ना कि युल है। तभी तंग के दिमाग में एक जंगली लेकिन प्रभावी विचार अचानक से उसके दिमाग में आया, क्योंकि उसके पास इस बिंदु पर खोने के लिए कुछ भी नहीं था। उसने एक बड़ा दृश्य बनाने का फैसला किया। उसने अपने गले की पूरी ताकत से चीखना और चिल्लाना शुरू कर दिया और कहा कि तुम अपनी मां की सुरक्षा की परवाह भी क्यों नहीं करते हो? चलो इस मैन हुआ को यही समाप्त करते हैं। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर ले। चोल मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।